हेलो नमस्कार दोस्तों, MS फिजिक्स पॉइंट 1 में फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत है। आज मैं फिर आप लोगों के बीच आया हूं क्लास 10th का सेट फर्स्ट लेके। ये साइंस का सेट होगा जो कि स्पेशल होगा आप सभी के लिए। सेट फर्स्ट लाए हैं और इस प्रकार से हम टोटल 15 सेट आप लोगों के बीच लेके आएंगे, ठीक। और वही 15 सेट में से आपका एक प्रश्न भी कहता है ना, एक प्रश्न भी आपका बाहर 2024 में जितने भी परीक्षा देने वाले विद्यार्थी हैं, एक प्रश्न भी बाहर नहीं जाएगा, चला, ठीक ना। इसलिए आप लोगों को सभी को जुड़ जाना चाहिए। और जो ये साइंस का है, ठीक ना। और आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा एक मोटिवेशनल कोट्स पहले देखते हैं। कहता है, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करके करने का, इसे खोना नहीं है, यानी कि खोना नहीं है। आपको जागना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, तब आप आगे बढ़िएगा। यदि आप सपना देखते हैं तो अपने सपना को आप ही पूरा कर सकते हैं, इसके अलावा दूसरा कोई आपके सपना को पूरा नहीं करेगा। इसलिए दोस्तों, आपको एकदम शुरू होना चाहिए और पढ़ने के लिए आपको एक्टिव हो जाना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। जैसे कि आपको दिख रहा है, पहला प्रश्न आपका साइंस में आ गया। टोटल लगभग 45 प्रश्न, 50 प्रश्न रहेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों से मिश्रण किया हुआ है और इस तरह से हम टोटल 15 सेट लाएंगे। उससे ज्यादा नहीं आएगा, फिर हम बोल दिए हैं। और इस चैनल पे आप लोगों को जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको मिलने वाला क्या है, बहुत कुछ मिलने वाला। जैसे में आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, यानी कि 2011 से 2023 तक मिलेगा। सब्जेक्टिव अलग में, ऑब्जेक्टिव अलग में। फिजिक्स का अलग मिलेगा, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, फिजिक्स का अलग मिलेगा। इस प्रकार से सब कंटेंट एकदम तैयार किया हुआ है। सिर्फ आप लोग जुड़िए। और कितना बच्चे क्या करते हैं कि वीडियो 2 मिनट देखते हैं, चुपचाप छोड़ देता है। ऐसे में छोड़ते रह जाएगा, ठीक ना। एकदम भीड़ना है, यदि ठान लिया है, जीत है तो जीत है, ठीक ना। तो अब चलते हैं 2024 में जितना भी बच्चा देने वाला है। कब? 2024 में एग्जाम क्या कर? बिहार बोर्ड का, बिहार बोर्ड का जो भी एग्जाम देने वाले हैं प्यारे बच्चे, सभी के लिए। तो अब हम चलते हैं विषय वस्तु की ओर। और आप लोग माइंड में सेट करके बैठिए कि जब तक इसको देखेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए, पहला प्रश्न चला, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है? देखिए, किस दर्पण में केवल आभासी? दर्पण 2 प्रकार के होता है। पहले समझते हैं दर्पण। दर्पण चला, दर्पण आपका होता है क्या प्रकार के? 2 प्रकार के होता है। बहुत बार बता भी चुके हैं। आपका पहला होता है समतल दर्पण, पहला होता है समतल दर्पण, और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। पहला समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है और सीधा और आभासी बनता है। यहां दिख रहा है बाबू, सीधा और आभासी बनता है। जबकि गोलीय दर्पण की बात करें तो गोलीय दर्पण में 2 गो, पहला उत्तल दर्पण और दूसरा आपका आता है अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण क्या गो? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, यानी कि 2 गो। अब जो उत्तल दर्पण में भी जो प्रतिबिंब बनता है वो आपका सीधा होता है, यानी कि समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। और जब सीधा होगा तो वो काल्पनिक होगा, और काल्पनिक होगा तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? किस दर्पण में केवल आभासी मतलब चला काल्पनिक केकरा में बना है? समतल और गोलीय में। तो आंसर बोल चला समतल तथा उत्तल, समतल और उत्तल में। समतल और आपका उत्तल हो जाएगा राइट आंसर। कोई दिक्कत है? आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। अगला प्रश्न लगा दिया जाए। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है प्यारे बच्चे। कहता, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति की होता है? अरे समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है ना, ये हुआ चला के समतल दर्पण, ये हुआ समतल दर्पण। समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है सीधा बनता है। ऑप्शन में क्या कहता है? वास्तविक न, वास्तविक तथा सीधा, वास्तविक तथा उल्टा न, वास्तविकता है ये न है। आभासी
तथा बराबर। हाँ, इसमें प्रतिबिंब जो है समतल दर्पण में होता है हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? आभासी। और वो आभासी बनेगा तो सीधा बनेगा, क्योंकि आप देखते होंगे पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है, लेकिन हम आईना में जब देखते हैं मुंह तो आप लोग देखते होंगे कि मुंडी ऊपर में है तो गोर नहीं दिखता, देखें मुंह तो मुंह दिखता है, ठीक ना, यानी कि सीधा बन रहा है। और इतना गो मुंह है तो इतने को दिखता है, यानी कि मुंह इतना गो है इतना दिखता है, यानी कि वस्तु के आकार के बराबर बनता है। तो आप लिख लीजिएगा आभासी बनता है और बराबर बनता है, जबकि पार्श्विक रूप से आपका क्या बनता है? पार्श्विक रूप से समतल दर्पण में प्रतिबिंब उल्टा बनता है। पार्श्विक रूप मतलब क्या होता है बाबू? तो पार्श्विक रूप मतलब होता है बाबू कि लेफ्ट वाला राइट में दिखेगा और राइट वाला लेफ्ट में दिखेगा, इन्हें बामा दहिना में और दहिना बामा में दिखेगा। लिख लीजिएगा, पार्श्विक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? वैसा प्रतिबिंब जिसमें बायां दायां की ओर तथा दायां बायां की ओर दिखाई देता है, उसे हम पार्श्विक प्रतिबिंब कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और इसका राइट आंसर की यदि हम बात करें चला तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। चलिए प्रश्न संख्या 3 आ गया। प्रश्न संख्या 3 में है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी और आवर्धन सूक्ष्मदर्शी या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो किसमें करते हैं? सरल सूक्ष्मदर्शी में। इसके अलावा पहला हो गया, दूसरा यौगिक या संयुक्त, ये 12th में आप पढ़िएगा, यौगिक या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में। इसके अलावा यदि हम बात करेंगे तो उत्तल लेंस का और प्रयोग कहाँ करते हैं? तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं खगोलीय दूरदर्शी में। खगोलीय दूरदर्शी में हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। यदि और हम बात करें तो ये उत्तल लेंस जो है, उत्तल लेंस की भांति हमारा मानव नेत्र जो होता है ये कार्य करता है। मानव नेत्र फिल्म के भांति उत्तल लेंस के रूप में कार्य करती है। कभी कभी पूछता है मानव नेत्र किसके भांति कार्य करता है? फिल्म के भांति कार्य करता है। किसके भांति कार्य करता है? फिल्म के भांति, यानी कि फिल्म के रूप में। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा और इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले लिए होंगे। इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चला आगे बढ़ते, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ गया। अगला प्रश्न क्या चला? अगला प्रश्न है, लेंस के क्षमता का ऐसा मात्रक, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर होता है। इसे हम कैपिटल डी से सूचित करते हैं। या P बराबर आप यानी कि क्षमता बराबर जानते हैं 1/f, ये लेंस की क्षमता है। इसका लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक, लेंस की क्षमता बराबर फॉर्मूला 1/f, यानी कि 1/f। f क्या है? फोकस दूरी है। P क्या है चला? तो P आपका क्या है? क्षमता है। अब देखिए इसका मात्रक कभी हमेशा होता है या तो यूनिट में दे देगा तो मीटर इनवर्स के रूप में होगा। क्या होगा? मीटर इनवर्स के रूप में। तो ऑप्शन नंबर बी ख में जो सेंटीमीटर तो नहीं होगा, सेंटीमीटर इनवर्स नहीं होगा, मीटर नहीं होगा, और ये मीटर इनवर्स यानी कि गौ नंबर ये चल जाएगा। कैसे हुआ गौ नंबर? तो देखिए मीटर आपका ये फोकस दूरी जो होता है ये मीटर में होता है, इसका एक यूनिट होता है। ठीक, तो ये ऊपर जाएगा तो इसका मात्रक मान लीजिए 1/m था, तो ये ऊपर जाता है तो इनवर्स में आ जाता है, तो m इनवर्स हो गया। ठीक, चलिए आगे। तो आप ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर आपका। आगे बढ़ते हैं, चलो अगला प्रश्न लगा दिया जाए। चलिए चेहरा अगला देखिए 5 नंबर में चला, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का
कैसा प्रतिबिंब बनता है? अरे नेत्र मतलब आँख, आँख में कैसन प्रतिबिंब बनता है? तो जह आया नेत्र, नेत्र में आपके माइंड में जह आया नेत्र तो माइंड में एकदम प्रश्न घूरना चाहिए। मानव नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है। प्रतिबिंब की बात करें यदि हम तो रेटिना पर प्रतिबिंब प्रतिबिंब कहाँ बनता है? चला रेटिना पर बनता है। रेटिना पर कैसन बनता है? वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से छोटा बनता है। वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से छोटा बनता। यदि हम बात करें वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से छोटा बन गया, यदि हम बात करें कि रेटिना पर कितने बिंदु पाए जाते हैं, तो रेटिना पर 2 बिंदु पाया जाता है। चला ठीक ना, रेटिना पर 2 बिंदु स्थित होता है। एक पित्त बिंदु होता है, चला, और दूसरा होता है अंध बिंदु रे। कौन बिंदु? अंध बिंदु। अरे अंध बिंदु नामे है अंध, मतलब अंध पर बनेगा तो नहीं दिखेगा। अरे नाम ही है अंध, तो अंध पर बनेगा तो नहीं दिखेगा, और पित्त पर बनेगा तो साफ साफ दिखेगा। तो अंध बिंदु पर बना प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न पूछता है बार बार कि मानव नेत्र का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा बनता है। कभी दिमाग लगाया है कि वास्तविक उल्टा छोटा बोल रहे हैं और छोटा बोल रहे हैं, तो वास्तविक यानी उल्टा बोल रहे हैं। उल्टा जब बनता है तो सीधा वस्तु हम काहे देखते हैं? हम जब कोई भी वस्तु को देख रहे हैं, ये वस्तु मान लेते हैं मार्कर है, इसका खोपड़ी ऊपर है, तो जब देखते हैं प्रतिबिंब बन रहा है उल्टा, ऐसे दिखना चाहिए, लेकिन ऐसी काहे दिखता है? क्योंकि ये सब करदानी है किसका? प्रकाश स्नायु का। किसका है? यहाँ देखो बाबू दिखाई दे रहा है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग ले लिए होंगे। चलिए अब एग्राम देखिएगा, थोड़ा सा और आपको कॉन्सेप्ट दे देते हैं। ये उल्टा बनता है तो दिखता है सीधा का है, तो एक प्रकाश स्नायु होता है। प्रकाश स्नायु ये कौन ची है? तो ये तंत्र है। प्रकाश स्नायु तंत्र है। क्या है? तंत्र है, यानी कि नस का काम करता है। एक ही करता है, जह प्रतिबिंब रेटिना पे बना, फर्स्ट बार रेटिना से प्रतिबिंब लेके तुरंत माइंड को ले जाके फेंक देता है। माइंड को देता है उल्टा, और माइंड का तो यानी मस्तिष्क का तो काम है उल्टा चीज का सीधा कर देना। पहले तुम लोग उल्टा सोचो वो अलग बात है, लेकिन वो सीधा ही देता है, ठीक ना। तो प्रकाश स्नायु तुरंत सूचना देगा। अरे सूचना केकरा देगा? तो मस्तिष्क को यानी कि दिमाग को देगा। और दिमाग यहाँ गया तो उल्टा चीज बस सीधा हो गया। इसलिए प्रकाश स्नायु के माध्यम से सूचना जाता है दिमाग को, और दिमाग को सीधा गया सूचना, तो दिमाग उसको क्या किया? उल्टा को सीधा बना दिया। इसलिए हम लोग को वस्तु जो भी होता है सीधा दिखाई देता। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वास्तविक उल्टा और छोटा करने हैं, काल्पनिक नहीं होगा, वास्तविक उल्टा बड़ा नहीं होगा, वास्तविक उल्टा छोटा। ऑप्शन नंबर गो इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चे। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने में आ गया। अकबकाना न है, शांतिपूर्वक देखना है, ठीक, और देखना जरूरी है। काहे कि परीक्षा में तोरा यदि 100 में 100 नंबर लाना है साइंस में, तोरा भेड़ना पड़ेगा। सोचने वाला चला बहुत है। जब चंद्रगुप्त मौर्य ने चंद्रगुप्त मौर्य ने गुरु चाणक्य से सवाल किया कि हे चाणक्य, यदि सभी को त्याग, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य को एक बार प्यार हो गया था एक लड़की से, आप लोग को बहुत ऐसा देखने को मिलता होगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य को जब प्यार हो गया था चाणक्य ये एक लड़की से, तो चाणक्य देख लेते हैं, तो चाणक्य तो अपना धनानंद के समाप्ति के बारे में सोच लिए थे। तो उस समय चंद्रगुप्त मौर्य को मना कर देते हैं कौन? गुरु चाणक्य। और गुरु चाणक्य जब मना करते हैं तो गुरु चाणक्य को चंद्रगुप्त मौर्य कहते हैं कि हे चाणक्य, यदि हम नहीं ऐसा करते हैं तो, यानी कि उधर भी काम करते हैं, समझ रहे हैं किधर काम, उधर भी हम काम करते हैं, राजो बनेंगे। चाणक्य क्या कहते हैं समझते हैं? इस देश का राजा बनने के लिए, सिंहासन पर बैठने के लिए हर कोई सोचता है, लेकिन यही त्याग हर कोई नहीं कर पाता है। इसलिए त्याग को कीजिए, तब सिंहासन पे बैठिएगा, तब आप टॉपर बनिएगा। त्याग नहीं कीजिएगा तो उस टॉपर का कुर्सी को हर कोई देख रहा है। उस सिंहासन हर किसी का लालसा होता है, लेकिन उस सिंहासन पर हर कोई नहीं पहुंच पाता है। इसलिए त्याग करने की कोशिश कीजिए। चला
आगे तो बाबू रे बेहतर ही हो जाएगा यदि त्याग कर दीजिएगा तो। अब देखिए नेत्र क्वेश्चन आ गया 6 नंबर। नेत्र लेंस के फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष होगा? अरे नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम होगा, फोकस दूरी कम होगा तो निकट दृष्टि दोष होता है। कौन होता है? निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर ख इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ख इज द राइट आंसर। यदि नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगा तो ये दूर दृष्टि दोष, बढ़ेगा तो दूर, बढ़ेगा तो सिंपल जानता, बढ़ गया मतलब ज्यादा हो गया तो ज्यादा हो गया, दूर चल गया, दूर चल गया तो दूर दृष्टि दोष। निकट कम हुआ तो निकट आया, निकट आया तो निकट दृष्टि दोष। चलिए आगे बढ़ते, आगे लगाओ चला। चलिए 7 नंबर प्रश्न। इसमें सब प्रश्न है, घबराना नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों है, ठीक ना। कहता है चला जूल प्रति कूलम बराबर होता है क्या? अरे चला तुम जानता है विद्युत विभव V बराबर W बटा T, W बटा विद्युत विभव बराबर W बटा Q प्रत्येकांक धन आवेश को अनंत दूरी से लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता? विद्युत विभव कहलाता है। तो बोल चला कहता जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम अरे चला कौन सी है? देखकर मात्रक अब निकाल देते हैं। ये जो ये कार्य का होता है मात्रक जूल, आवेश क्योंकि आवेश, आवेश का ऐसा मात्रक होता है कूलम, तो जूल प्रति कूलम आपका किसका मात्रक हो गया? विभव, विभव। ऑप्शन नंबर, यानी कि एकरे कहते हैं वोल्ट, एकरे क्या कहते हैं? वोल्ट। क्या कहते हैं? वोल्ट। इसी को यानी कि जूल प्रति कूलम को क्या कहते हैं? चला वोल्ट कहते हैं। तो वोल्ट हो जाएगा किसका मात्रक है? तो विद्युत विभव का मात्रक है या विभवांतर का मात्रक है? विभवांतर। चला इधर दिख रहा है रे, विभवांतर का मात्रक है। बोल समझ में आया? समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला स्क्रीनशॉट लिया जाए, ले लिए होंगे। चलिए चला देखिए आप लोग, बड़ी प्यारा सा प्रश्न आया, बहुत ही सुंदर है, नोमरिकल है, समझने की कोशिश करना, अकबकाना नहीं तो नोमरिकल सबसे ज़्यादा दर्द देता है, ठीक ना। कहता है एक विद्युत हीटर नाइक्रोम के तार का प्रयोग करते हैं। जब हीटर है तो और माइंड में आ जाना चाहिए सब प्रश्न कि विद्युत हीटर में नाइक्रोम का तार प्रयोग किया जाता है। यह उच्च, इसका प्रतिरोध उच्च होता है एवं गलनांक भी उच्च होता है। चलिए पहले नोमरिकल देखते हैं। एक विद्युत हीटर के टर्मिनल के बीच 60 वोल्ट का विभवांतर रहने पर, विभवांतर दे दिया मतलब लिखेंगे नोमरिकल जो है तो दिया गया है। अरे दिया गया है रे, चालाकी है। V बराबर दे दिया 60 वोल्ट, वह 4 एम्पियर की विद्युत धारा लेता है। I बराबर दे दिया 4 एम्पियर। कहता चलवा प्रतिरोध की होगा? विद्युत हीटर का प्रतिरोध की होगा रे? अरे प्रतिरोध यानी कि R बराबर वाट। अरे जहाँ देखें VIR, अरे VIR तो माइंड में आ जाना चाहिए ओम का नियम, ओम के नियम के अनुसार V बराबर I इंटू R, तो R बराबर V बटे I। चला बोल V के वैल्यू कितना? 60 बटे I का वैल्यू 4 का 4, 15 चौका 60 बराबर 15 ओम इज द राइट आंसर। क्या दिख रहा है यहाँ तक बाबू? इधर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, दिख रहा है? चलिए 15 ओम इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर को इज द राइट आंसर। स्क्रीनशॉट लिया जाए, आगे बढ़ने की इजाजत दिया जाए। चलिए ले लिया, आगे बढ़ते हैं। आप लोग को कमेंट करना है कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है चैनल को, क्योंकि इस चैनल पे 10th हो 12th हो बिहार बोर्ड के जितने भी बच्चे 2024 में एग्जाम देने वाले हैं सभी के लिए ये है, ठीक ना। इस पे आपको दिया जाएगा 10th का भी पूरा सॉल्यूशन सजेशन भी दिया जाएगा और तैयारी पूरा करवाया जाएगा। अभी से 2-3 महीना बचा है, 2-3 महीना में पूरा एकदम ऊँचा तक जाना है, शून्य से शिखर तक, ठीक ना। 10th हो और 12th हो दोनों का एकदम टारगेट ही है, हिला के रख देना है। देखें न अब की कहता चला। अगला प्रश्न आ गया रे, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है, अरे जे करेंट घर में हम प्रयोग करते हैं, जहाँ घर में आया बात हम समझ जाएंगे कि समानांतर क्रम में और प्रयोग करते हैं। कौन क्रम में? घरवा में हम प्रयोग जो करते हैं वायरिंग, उस समानांतर क्रम में घर आप लोग लिख लीजिएगा, घरों की वायरिंग
वायरिंग वायरिंग, अरे घरों की वायरिंग समानांतर क्रम में घरों की वायरिंग समानांतर क्रम में कितना वोल्ट 220 वोल्ट, कितना आवृत्ति 50 हर्ट्ज और की कहता कौन करंट तो प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी करंट, अल्टरनेटिव करंट, एसी को कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। अब ऑप्शन देखें, घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है 220 वोल्ट दिष्ट धारा, दिष्ट मतलब डीसी करंट नहीं, 12 वोल्ट जो है या खत्म, 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है, 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा एसी करंट होता है। ऑप्शन नंबर ग इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आगे आते अगर स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। देख चला प्रश्न संख्या 10 से 10 आया। अब देख कहता लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्यों होता है। अब लघुपथन क्यों होता है थोड़ा बता चुके हैं, नहीं देखा है तो वीडियो पीछे वाला जाके देख लो, डाला गया उसमें, ठीक ना। फिर भी हम डेफिनेशन एक बार बोल देते हैं। जब तप्त तार एवं उदासीन तार को आपस में अचानक जोड़ दिया जाता है तो परिपथ का प्रतिरोध शून्य हो जाता है। अब परिपथ का प्रतिरोध बाद शून्य होगा तो करंट तेजी से बढ़ जाएगा और अधिक मात्रा में हो जाएगा। उसी घटना को हम लघुपथन कहते हैं। कुछ नहीं समझा होगा, फिर समझाते हैं। देखो 2 गो तार होता है 3 गो तार, थोड़ा समझना। अभी 2 गो, एगो लाल एगो काला। लाल को कहते हैं तप्त तार यानी कि विद्युतमय तार, विद्युतमय तार और प्लस उदासीन तार यानी कि घर में आप लोग जो प्रयोग करते हैं लाल ही होता है विद्युतमय, उदासीन वाला होता है काला, एगो भू संपर्कित का होता है हरा, वो बता चुके हैं। अभी दोनों को अचानक हम जोड़ देंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाता है, प्रतिरोध इस कंडीशन दोनों को अचानक जोड़ने पर प्रतिरोध रोध शून्य क्यों हो जाता है, शून्य। और शून्य प्रतिरोध होगा तो और की चल जाएगा, जब प्रतिरोध हुआ शून्य तो और करंट क्यों हो जाएगा, तेजी से बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा तो तुम जानता है V बराबर I इंटू R, ओम के नियम से। ये हो गया शून्य तो वोल्टेज बढ़ गया तो करंट भी क्यों होगा, बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्यों हो जाएगा, धारा का मान क्या होगा, बहुत अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो अगर स्क्रीनशॉट ले लो तो आगे हम बढ़ते। लगाओ चला रहे अगला प्रश्न। देख चला अगला है प्राकृतिक गैस ऊर्जा का कैसा स्रोत है। प्राकृतिक गैस जो होता है बाबू ये आपका अनवीकरणीय स्रोत होता है। अनवीकरणीय स्रोत क्या कहते हैं, वैसन स्रोत जे कि एक निश्चित समय के बाद, यानी ऊर्जा का वैसा स्रोत जो कि एक निश्चित समय के बाद समाप्त हो जाएगा। पुनः यदि हम उसे प्राप्त करते हैं तो लाखों वर्ष लग जाएगा प्राप्त करने में, यानी कि आसानी से प्राप्त नहीं होगा। और कहते हैं नवीकरणीय स्रोत, नवीकरणीय ऊर्जा, ठीक ना। तो नवीकरणीय ऊर्जा में प्राकृतिक गैस आ जाता है। वो कभी नवीकरणीय ऊर्जा में प्राकृतिक गैस आ जाएगा चला के, प्राकृतिक गैस और क्या आ जाएगा, कोयला आ जाएगा, पेट्रोल आ जाएगा, डीजल आ जाएगा, बायोगैस आ जाएगा, ETC। ये सब अनवीकरणीय में कहता है। ऑप्शन नंबर बी में नवीकरणीय मतलब नया तुरंत बना दिए। वैसा स्रोत, ऊर्जा का वैसा स्रोत जिससे पुनः निर्माण किया जा सकता है। तो ओकरा में कौन ची आता है, जैसे में भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा यानी कि वायु के द्वारा ये बनाते हैं, पवन ऊर्जा प्राप्त करते हैं। पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, नाभिक का विखंडन करके क्या जाता है, नाभिकीय ऊर्जा, विभिन्न प्रकार के ज्वारीय ऊर्जा सब आ जाता है केकरा में, नवीकरणीय ऊर्जा में। यानी कि पवन का भी समाप्त होने वाला नहीं है तो ये हमेशा रखना चाहेंगे, ओखने बना लेंगे। भूमि से ये ऊर्जा प्राप्त करते थे, भूतापीय ऊर्जा। नाभिक का प्रयोग करके न्यूट्रॉन प्रोटॉन का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो प्राकृतिक गैस किसका उदाहरण है, अनवीकरणीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर को इधर राइट आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए
अब एक आंसर बाकी होगा, आंसर ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, चला कहता है अगला, रासायनिक। अब आ गया केमिस्ट्री के बारे। अभी तक तो फिजिक्स से जप रहा था, अब केमिस्ट्री जप। कहता रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त कैसे करते हैं? तो समीकरण के रूप में व्यक्त करते हैं। कैसे करते हैं? समीकरण के रूप में, जैसे A+B रहेगा और C+D रहेगा, तो ये आपका समीकरण हो गया। एग्जाम्पल यदि हम समझते हैं, जैसे H2+O2 बराबर H2O, ये आपका क्या है? रासायनिक अभिक्रिया ये हुआ। रासायनिक अभिक्रिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने से जल का निर्माण हो जाता है। संतुलित अवस्था में नहीं है तो अगर हम 2 से गुना कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे तो यहाँ 2 से गुना हो जाएगा, 2 से गुना हो जाएगा, तो ये संतुलित अवस्था में हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका क्या है? समीकरण है। तो इसको रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त करते हैं समीकरण के रूप में। रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त कैसे करते हैं? केमिकल रिएक्शन को डिनोट करते हैं समीकरण से, यानी कि इक्वेशन से। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चल अब आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल भी आप लोग लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला चला किया देखो, कहता है समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान है तो समीकरण क्या होगा? अरे लेफ्ट बराबर राइट, अरे लेफ्ट बराबर लेफ्ट, LHS बराबर RHS यदि आएगा, LHS बराबर RHS आएगा तो समीकरण संतुलित होगा। अरे LHS बराबर RHS आएगा तो वो क्या होगा? नहीं आ रहा वीडियो सही से। LHS बराबर RHS दोनों आपस में बराबर रहेगा तो आपका समीकरण क्या होगा? संतुलित होगा। ऑप्शन की कहता है और ए नंबर असंतुलित नहीं। यहाँ बराबर के बात बोला यानी समान की बात बोला, संतुलित समीकरण यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, संतुलित हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो बाबू सही ढंग से बनाओ। ठीक, चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, चला चलिए अगला कहता है निम्नलिखित में कौन एक अम्ल है? एगो अम्ल कौन है? अम्ल एक क्या है? तो देखिए बहुत सारा अम्ल आता है, जैसे HCl हो गया। एकराम का चुन लेते हैं, एकराम चुन लेते हैं। N2A सोडियम मोनोक्साइड, ये अम्लीय नहीं होता। क्या कहते हैं? सोडियम मोनोक्साइड, सोडियम मोनोक्साइड। Na2O CaOH का होल 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या क्षारीय है? ये क्या है? क्षारीय है, यानी कि क्षार है। CO कॉपर ऑक्साइड, ये भी आपका नहीं है। HNO3 ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया अम्लीय हो गया। अम्ल की पहचान चला है हाइड्रोजन, ओकरा में चाहिए कौन चीज चाहिए? हाइड्रोजन। कहेगा सर ऑप्शन नंबर बी में भी तो है, बी में भी तो है हाइड्रोजन, लेकिन बी में हाँ बाबू रे हाइड्रोजन के साथ O है, देख रहा है OH आ गया। OH रहेगा तो आपका क्षार होगा और H+ रहेगा तो आपका अम्ल होगा। आपका HNO3 H आ गया इसलिए क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक, आगे बढ़ते। HNO3 को क्या कहते हैं? नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। ठीक ना, चलिए अगला कहता निम्नलिखित में कौन भस्म नहीं है? कौन भस्म नहीं है मतलब कौन अम्ल है? भस्म नहीं है तो अम्ल हो सकता है, उदासीन हो सकता है, ये नहीं हो सकता यानी लवण हो सकता है। अम्ल या तो लवण होगा। तो भस्म का पहचान कौन सी है? OH रहेगा तो भस्म होगा यानी कि क्षार होगा, क्षार को ही भस्म कहते हैं। H+ रहेगा तो अम्ल होगा। H+ यानी कि H का नहीं मतलब माइनस यहाँ प्लस, हाइड्रोजन H+ आयन दान करता है। आप लोग पढ़े अम्ल भस्म में। अब देखिए OH हो गया, ये तो भस्म हो जाएगा। ZNO AlOH आ गया तो ये तो क्या हो जाएगा आपका? ये क्या हो जाएगा? ये आपका भस्म हो जाएगा। ZNO जिंक ऑक्साइड, ये आपका उभयधर्मी है। जिंक ऑक्साइड क्या आपका? उभयधर्मी के अंतर्गत आता है तो ये भी नहीं होगा, यानी कि आपका भस्म नहीं है तो ये आपका NaCl क्या हो जाएगा? लवण हो जाएगा। ये आपका NaCl नमक होता है, लवण। ठीक, आगे बढ़ते। अगला प्रश्न लगा दिया जाए बाबू, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न कहता
निम्नलिखित में से कौन भस्म नहीं है? भस्म नहीं है तो है बतियाता गई। अरे चलो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे लगाया जाए 16 नंबर कहता कौन लवण है? कौन लवण है? चला KCl लवण नहीं है, अम्ल है। कौन सी है? अम्ल है। QH की है? भस्म है यानी कि क्षार है। NaOH क्या है? OH है तो भस्म यानी कि क्षार है। अरे NaCl की है? यह है तो लवण है। लवण केकरा कहते हैं? जब अम्ल तथा क्षार आपस में मिलकर एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देता है तो उदासीन का लवण का निर्माण होता है। तो Na पर सोडियम प्लस क्लोरीन मिलता है तो क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड, यानी कि ये लवण का निर्माण कर देता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, चलिए कहता है चलवा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु क्या है? अरे कमरा के ताप पर मतलब कमरा का टेम्परेचर कितना होता है? कमरा मतलब जकरा में तो सब रहता है तो का टेम्परेचर होता है 22.5 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस तक। इतना में कौन द्रव अवस्था में? तो द्रव अवस्था में कहेगा चला के धातु, तो धातु में आएगा पारा। कहेगा चला के धातु में आएगा ब्रोमीन। कहेगा चला के केकरा लेने हाथ पर लेने से पिघल जाता है, यानी कि हथेली पर यहाँ देखें, यहाँ दिख रहा, यहाँ नहीं दिखता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए। तो एक मिनट पहले द्रव अवस्था में रहने वाले धातु ने बोला तो पारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। एक और पॉइंट हम लिखा देते हैं पहले। कहेगा हाथ के हथेली, यानी कि हथेली पर पिघल जाता है। कौन सी होता है? पिघल जाता है। कौन सी? गैलियम एलिमेंट को हाथ पे रखते हैं। गैलियम तथा पोटासियम दोनों आता है, ऐसे गैलियम आपको याद रखना है। गैलियम यदि हाथ पे रखते हैं तो चला वो पिघल जाता। कैसे? लड़की के सामने में जाने से लड़की पिघल जाती है। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। चलो आगे लगाओ। अगला आ गया है। अब देखें द्रव अवस्था में अधातु कौन सी हो जाएगा? ब्रोमीन। अभी तुरंत बताएं। ऑप्शन नंबर गो इज द राइट आंसर। लगाओ अगला। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी धातु अत्यधिक क्रियाशील है? चला तो अत्यधिक क्रियाशील सोडियम होता है। सोडियम पोटासियम क्रियाशील समूह आपको पता है। ऑप्शन नंबर क्या आएगा? कौन कम होता है? तो सोना चांदी। ठीक ना, ये कम होता है। सबसे कम प्लेटिनम होता है। अगर बात सोना, प्लेटिनम तो ऑप्शन में मिलेगा नहीं, तो सोना ये अभिक्रिया ऑक्सीजन से नहीं करता, उसके बाद चांदी आ जाता है। ठीक, उम्मीद करते हैं लिख लीजिएगा आप लोग। सबसे कम क्रियाशील धातु सोना Au, उसके बाद चांदी। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? देखने चला। कार्बनिक यौगिक कार्बन का परमाणु संख्या, कार्बन का संख्या 3 अच्छी, तब परमाणु संख्या 6 बराबर 2 और 4। बपट क्या हो रहा है रे? अगला लगा दिया चटवा कहीं का। देखे ना, देखो इधर कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है। अब 6 होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 2 और 4 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4। अब 2 और 4 होता है तो आप जानते हैं वैलेंसी होता है। यदि 3 से बड़ा हो तो 8 माइनस अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, 8 माइनस अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। चला 8 माइनस अंतिम कक्षा में 4 बराबर 4 आंसर। ऑप्शन नंबर गो इज द राइट आंसर। उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते, अगला प्रश्न लगाया जाए। स्क्रीनशॉट अगर ले लो। चला चलिए आगे बढ़ते। हे राम, प्रश्न संख्या 21। अब कहता कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता? कार्बन और हाइड्रोजन आपस में जब मिलता है ना तो हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है। क्या बनता है? हाइड्रोकार्बन। आयनिक यौगिक नहीं, हाइड्रोजन नहीं, अम्लराज नहीं, हाइड्रोकार्बन इज द राइट आंसर।
कहेगा कौन ची, आयनिक यौगिक कौन ची होगा, NaCl। NaCl धातु प्लस अधातु, अरे धातु प्लस अधातु बराबर Na देखते चला रहे बन दिख रहा है, आयनिक बंधन दिख रहा है, ये टेयर कवर कर रहा है, ऐसे नहीं दिखता है, धातु प्लस अधातु बराबर आयनिक बंधन, ठीक ना। इसको याद रख सकता है, धातु को मान लेते हैं लड़का प्लस लड़की बराबर शादी, मतलब शादी हो गया तो शादी होता तो कहते ना वाह वाह, तो आयनिक बंधन, ठीक। अब देख, अब कौन चीज बनता है, आयनिक बंधन समझ में आ गया, NaCl हो जाएगा, KCl हो जाएगा, आयनिक बंधन का उदाहरण। अब देख अगला में, हाँ ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में आपका क्या आता है, हाइड्रोजन में आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसको फ्लोरो क्लोरो ब्रोमाइडो भी कहते हैं। अब अम्लराज, अम्लराज किसे कहते हैं, तो 3HCl प्लस 1HNO3 को अम्लराज कहते हैं, ठीक ना। एक सूत्र लिख देते हैं 3HCl HNO3, उमें ये अम्लराज का सूत्र हो गया। उमें कहेगा कि अम्लों का राजा किसे कहते हैं, तो अम्लों का राजा डेट इज द अम्ल का राजा H2SO4 दिख रहा है, H2SO4 को इसको क्या कहते हैं, अम्लों का राजा, यार अम्लानीय नहीं आता है, आगे समझ गया ना। हाइड्रोकार्बन बहुत सारा क्या क्या आ जाएगा, हाइड्रोकार्बन अगर स्क्रीनशॉट पहले ले लो, उम्मीद करते ले लिया जाए, Cl है H Cl, स्क्रीनशॉट ले लो बाबू, ले लिए होंगे। अब देखिए हाइड्रोकार्बन को उदाहरण कहेगा तो हो जाएगा CH4 C2H5 C2H6 C2H2, इट इस बहुत सारा हाइड्रोकार्बन है, ठीक ना। हाइड्रोजन तथा कार्बन के मिलने से बना यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बंधन कहीं आएगा तो अच्छा से थोड़ा बंधन बता देंगे। चलिए चला सरलतम बंधन, सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है, सरलतम मतलब होता है सबसे आसान, तो जितना एकदम कम होगा, ऐसे बॉन्ड में यदि हम चलते हैं तो सिंगल बॉन्ड सबसे कमजोर, ओकर बाद ओकरा तरी से मजबूत डबल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड सबसे पावरफुल होता है। ट्रिपल बॉन्ड जो है मतलब कि उसको एकदम पूरा तोड़ने के लिए हैवी चाहिए पावर, और सिंगल बॉन्ड के तोड़ते उड़िया देते हैं छोटा के, ठीक ना। तो सिंगल बॉन्ड और कार्बन की संख्या जितना कम रहेगा वो उतना कमजोर रहता है, ठीक ना। देखता होगा आप लोग, देखते होंगे गांव समाज में कि एक अकेला भाई है तो सब ओकरा छोटा के दहंजता है, और जे 5 भाई है 4 भाई है छोटा के कहता है एगो गेबो कहें तभी 3 गो हैं, ठीक ना, ऐसे समेट लेंगे, यानी कि वो ज़्यादा पावरफुल होता है। तो मेथेन आपका सूत्र क्या होता, CH4, एथेन C2H 2 दूनी 4 2 6, प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H10, ये सूत्र होता है। तो कार्बन के सरलतम बोल रहा है मतलब आसान वाला कार्बन की संख्या कम जगह में वो आसान होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, मेथेन इज द राइट आंसर। स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा है तो आपसे एक निवेदन है कि कॉपी कलम बलग में ही लेके बैठना शुरुए में, और टोटल लिखते जाना, पढ़ना है एकदम। और जिस रूम में आप सोते हैं उस रूम में आप लगा दीजिए अपने मम्मी पापा का फोटो लगा दीजिए, और वहाँ एकदम सुबह में जगिए, पढ़ने के लिए बैठ जाइए, एक नज़र मम्मी पापा को देखिए और कहिए पढ़ना है तो हमें इनके लिए पढ़ना है, इन्हीं का सपना पूरा करना है। एकदम 1 साल तो देखने मम्मी पापा का फोटो, उसके बाद तो जब थोड़ा करेगा मनवाओ करना, आप आगे तो अपने समझ जाएगा, ठीक ना। लेकिन मेहनत कर चला, मेहनत करेगा तब ये शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पीता उतना दहाड़ता है। कलम में यदि इसमें रहेगा दम, अकेला कब तक संभाल लेगा सोच भी नहीं सकता। एकरे में पावर नहीं रहेगा तो कितनों थोड़ा कुछ रहेगा सब लाते मारेगा, ठीक ना। इसलिए इससे दोस्ती करो, इससे मोहब्बत करो। वो मोहब्बत तो और कोई काम का नहीं है, मोहब्बत तो और साथ है। चल आगे बढ़ते हैं, लगाओ रे चला आगे। यह देखें कहता कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है। अरे कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 1 मिनट। 15 में फास्फोरस, 18 में आर्गन, 17 में क्लोरीन।
1 से 20 तक आपको कम से कम याद रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, चला ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने में आ गया। इस सब प्रश्न में पूछल है, सोचबो नहीं करना कि ऐसी दे रहा है मास्टर, ठीक ना। सब प्रश्न पूछा हुआ प्रीवियस ईयर में, और आपका एक एक प्रश्न चुना हुआ है, चुनिंदा प्रश्न है। और ये आपका जानते हैं टोटल इस बुक में दिया हुआ, थोड़ा सा बुक दे दीजिएगा बाबू। ये बुक आपका जो है MS फिजिक्स पॉइंट कोचिंग का भी नाम है, और उसी संस्था के द्वारा यानी कि MS फिजिक्स पॉइंट के द्वारा ये बुक जो है प्रकाशित किया गया है। और ये प्रथम यहाँ देख लें, प्रथम संस्करण किया गया, यानी पहला बार ये लाया गया, और 2011 से 2023 इसमें सम्मिलित है सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, टोटल। इसके अलावा चैप्टर वाइज जो होता है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, तीनों का ऑब्जेक्टिव दिया गया है, ठीक ना। तो आप लोग को ये कोशिश करना है, यदि ये बुक यदि आपके यहाँ उपलब्ध हो तो आप इस बुक को जरूर लें, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं बहुत कुछ दिया हुआ, टोटल चीज इसमें दिया हुआ है, ठीक ना। बहुत कुछ दे एकरा में, आप सोच नहीं सकते हैं, बहुत कुछ एकरा ज्यादा बाहर नहीं आ गया, इतना तो जान ले। यदि ये बुक आपको मिलता है तो आप समझ लीजिए कि ले लेना चाहिए, ठीक। इसमें हाई लेवल तक भी दिया गया है, इससे बाहर जेबे नहीं करेगा। यदि आप लेना चाहते हैं, यदि आपको नहीं उपलब्ध होता है, लखीसराय के यदि है तो आप ले सकते हैं, ये लखीसराय में उपलब्ध है। या तो आप कॉन्टैक्ट नंबर लिख सकते हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हैं, तो इसका हम आपके यहाँ पहुँचवा भी सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हम दे देते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपका है संस्था का 62 यानी 62 99 70 86 88। फिर से हम बोलियो देते हैं 62 99 70 86 88। इस पर आप कांटेक्ट करके बुक मंगा सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। इसका प्राइस थोड़ा सा है 150 रुपया है, लेकिन इसमें 150 से भी ज़्यादा अहमियत इसमें दिया गया है, ठीक है ना। थोड़ा सा क्वालिटी भी है, क्योंकि ऊपर वाला जो कवर आप देख रहे हैं ना, क्लासमेट का बड़ी हार्ड एकदम इसमें दिया गया है, इसलिए फटने वाला नहीं है, ठीक ना। थोड़ा सा हैवी है, पेज भी आप क्वालिटी पेज का देख सकते हैं, पूरा अच्छा पेज इसमें डाला गया। चलिए प्रमोशन नंबर हो गया, अब आगे आते हैं। लो बाबू आगे लगा दिया जाए प्रश्न। 1 मिनट लोहा के नहीं बताएं। चलिए कहता लोहा की परमाणु संख्या क्या है? लोहा की परमाणु संख्या क्या है? तो लोहा की परमाणु संख्या 26 होता चला, सूचित करते हैं Fe से। 24 जो ये क्रोमियम होता है, 25 जो है मैग्नीज होता है, 23 आपका वैनेडियम होता है, 23 में वैनेडियम, 20 में कैल्शियम, 21 में टाइटेनियम, अस्केडियम, 22 में टाइटेनियम, 23 में वैनेडियम, 24 में क्रोमियम, 25 में आपका आ जाएगा मैग्नीज, 26 में लोहा, 27 में निकेल, 27 में कोबाल्ट, 28 में निकेल, 29 में कॉपर, 30 में जिंक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लगा दिया देखिए फिर आ गया पोटासियम की परमाणु संख्या 19, संकेत के। 22 में आपका क्या आता है? टाइटेनियम आता है, टाइटेनियम। 35 रहने दीजिए, 20 तक आपको पढ़ना है, या तो मैक्सिमम 30 तक। 23 में आपका अभी तुरंत बताए हैं वैनेडियम आता। चलिए आगे बढ़ा जाए, अगला प्रश्न कहता है चला निम्नलिखित यानी कि निम्नांकित में कौन प्राकृतिक संसाधन है? वायु, जल, मृदा, ये तो तीनों है, तीनों नेचुरल से ही प्राप्त होता है। तीनों आपका क्या हो जाएगा? नेचुरल हो जाएगा, यानी कि ऑल हो जाएगा, सही हो जाएगा। तीनों आप दे दीजिएगा सही। चलिए हो गया बाबू, आगे बढ़ते हैं। ऑल सही, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। अगला चला कहता क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल आप पढ़े होंगे आर्ट्स में, क्लास 10th के बच्चे हैं ना, आर्ट्स में पढ़े होंगे क्योटो प्रोटोकॉल क्या होता है। ये आपका भूमंडलीय ताप में वृद्धि से संबंधित है, भूमंडलीयकरण में ताप में वृद्धि से संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न अगला है ग्लोबल वार्मिंग के
लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए आपका CO2 होता है, CO2 होता है, NO2 होता है, जलवाष्प होता है, जलवाष्प होता है, SO2 भी आ जाता है, CFC भी आता है, ETC। ये सब आपका किस में आ जाता है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ठीक ना। यानी कि इससे हमारा पृथ्वी क्या होता है, हमारा वायुमंडल क्या होता है? गर्म होता है, शुष्क होता है, ठीक ना। तो मूल रूप से आपसे पूछेगा कौन चीज? CO2 सबसे ज़्यादा पूछल, CO2, NO2, ठीक ना। ये सब हाई लेवल में जाइएगा तब आपको जलवाष्प ऑप्शन वो देखने मिलेगा, ठीक ना, ये सब। ठीक, चलिए उम्मीद करते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आंसर बाकी होगा ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। O2 नहीं होगा, N3 नहीं होगा, NH3 अमोनिया नहीं होगा। ठीक, आगे बढ़ते, अगला प्रश्न लगा दिया जाए। चलो आगे का प्रश्न आपके सामने में आ गया है। यदि प्यास लग गया तो पानी थोड़ा पी लिया जाए, ठीक ना। आप लोग भी पी लीजिएगा, थोड़ा सा पानी उधर से बढ़ाया जाए बाबू। चलिए चलिए चला, पानी पी लिए हैं, आप लोग भी पी लिए होंगे, आपको प्यास नहीं लगा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम फिर चलते हैं घूमच। कहता है कि अब आ गए हम बायोलॉजी, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी की ओर। सभी से प्रश्न लिया गया, घबराना नहीं है। कहता वैसे पौधा जो पोषण के लिए सड़ी गली चीजों पर आश्रित होता है उसे क्या कहते हैं? अपघटक कहते हैं। सरलका गललका जो खाएगा ओकरा अपघटक कहते हैं। अपघटक यानी कि मृत जीवी कहते हैं। मृत जीवी क्या हो जाएगा? मृत जीवी हो जाएगा। कौन सा केमिकल निकाल रहा है तुम? चलिए देखिए इधर, केमिकल भी बहुत सारा यहाँ प्रैक्टिकल के लिए रखा हुआ है। चोटवा कहीं का कुछ कुछ निकाल रहा है। चलिए आगे देखते हैं, आपका क्या हो जाएगा? मृत जीवी हो जाएगा। सरे गले से क्या हो जाएगा? सरे गले पर आश्रित होता क्या चीज? मृत जीवी आश्रित होता। ठीक, स्वपोषी, स्वपोषी आपका क्या हो जाएगा? पेड़ पौधा हो जाएगा। पेड़ पौधा स्वपोषण होता है, पेड़ पौधा हो जाएगा। परपोषी में जो दूसरे पर आश्रित होता है, हम लोग परपोषी में आते हैं। ठीक, चलिए मानव आ जाएगा परपोषी में। क्या चीज है बाबू? केमिकल क्या है? अपना मन से कुछ नहीं करना है। केमिकल क्या? मिल्क है, दूध बनाएगा, दूध पर बड़ी ध्यान देता है। चलो बाबू ये हो गया है। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसका आगे बढ़ा दिया जाए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला प्रश्न। रे चट्टा का और आगे बढ़ाओ ना, और आगे बढ़ाओ। 28 हो गया है, आगे बढ़ो। 29 हो गया है, 30। ठीक है, चलो देखो, कहता स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। स्वपोषी भोजन यानी कि जो खुद भोजन बनाता है, तो भोजन अपना खुद के बनाता है, पेड़ पौधा बनाता है। तो पेड़ पौधा भोजन बनाता है, ओकरा लिए क्या गो चीज? 4 गो चीज। पहला सूर्य के प्रकाश, दूसरा जल, तीसरा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और चौथा की है? चला क्लोरोफिल है। ठीक ना, ऑप्शन में की है? देख, क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, जल चाहिए, और एवं CO2 ये भी चाहिए। इनके ओवरऑल चारों, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। ठीक ना, आप लिख लीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पेड़ पौधा अपना भोजन स्वयं बनाता है, कहते हैं स्वपोषी। ठीक ना, स्वपोषी। तो पेड़ पौधा इसमें आपका आ जाएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 31 नंबर कहता है इसमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है? ऊर्जा उत्पादन के लिए क्या किया जाता है? ठीक ना, तो ऊर्जा का उत्पादन के लिए यानी कि ऊर्जा के निर्माण के लिए हम लोग ग्लूकोज का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? ग्लूकोज का। एमिनो अम्ल नहीं, वसा अम्ल नहीं, सुक्रोज नहीं, ग्लूकोज। कोशिका के द्वारा यदि कह रहा है तब तो ग्लूकोज आएगा। ठीक ना, सुक्रोज भी आपका ये भी एनर्जी देता है, कार्बोहाइड्रेट भी आपका एनर्जी देता है। ठीक ना, लेकिन कोशिका यहाँ बोल दिया, तो कोशिका के लिए हम लोग ग्लूकोज का प्रयोग करते हैं और ये टूटता है। ठीक, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये आपका ग्लूकोज हो गया है, और एक विशेष प्रकार का ग्लूकोज छोटा सा बना रहा है, आपको हम दिखा भी देंगे क्या बना रहा है, उसमें घोल रहा है। ठीक ना,
स्पेशल अपने प्रैक्टिकल कर रहा है, समझो ना, हमको छोड़ दिया है कि नहीं, हमको भी ले लेना चाहिए साथ में। चलिए, चट्टा से बनबो ने किया है, चलिए आगे लगा दिया जाए। आ गया, कहता पौधों में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिका को पहुंचता है। तो पौधा में बोला था एक कोशिकीय पौधा होता है, तो उसमें आपका किसके माध्यम से, विसरण के माध्यम से ऑक्सीजन पहुंचता है। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। यदि एक कोशिकीय पौधा होता है तब विसरण के माध्यम से, नहीं तो उसके लिए विभिन्न प्रकार के, इसमें क्या बोला है, क्या बोला, ऑक्सीजन बोला। अच्छा, तो ऑक्सीजन आपका विसरण के माध्यम से ही पहुंचता है, ठीक ना। जल की यदि हम बात करें, पेड़ पौधा में जल जो है, जल किसके द्वारा पहुंचता है, जाइलम के द्वारा, जाइलम के द्वारा जल पहुंचता है, जबकि खनिज, जाइलम के द्वारा जल प्लस खनिज दोनों पहुंचता है। खनिज, जल प्लस खनिज, जल प्लस खनिज किसके द्वारा, जाइलम के द्वारा ही। जबकि यदि हम बात करेंगे खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ किसके द्वारा पहुंचता है, तो खाद्य पदार्थ आपका पहुंचता है, पी नहीं लेना बाबू रे, खाद्य पदार्थ पहुंचता है किसके माध्यम से, फ्लोएम के माध्यम से, फ्लोएम के माध्यम से। खाद्य पदार्थ किसके माध्यम से पहुंचता है, फ्लोएम के माध्यम से। जबकि जल और खनिज पदार्थ जाइलम के माध्यम से पहुंचता है। ऑक्सीजन पेड़ पौधा में कैसे पहुंचता है, तो विसरण के माध्यम से पहुंचता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। फिर से हम बोलते हैं, पेड़ पौधा में जो जल है और खनिज पदार्थ है वो जाइलम के माध्यम से, जाइलम क्या है, उत्तक है, क्या है, ये उत्तक है, और ये मृत उत्तक होता है। जाइलम मृत उत्तक होता है, और ये आपका जो उत्तक होता है ये जीवित होता है, जीवित होता है, जीवित 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 उत्तक होता है, ठीक। इस प्रकार से ये कार्य करता है। उम्मीद करते हैं तो खाद्य पदार्थों का संचलन फ्लोएम के माध्यम से, फ्लोएम उत्तक के माध्यम से, जबकि जल एवं खनिज पदार्थों का जाइलम उत्तक के माध्यम से। चलिए, क्विनवन की है, क्विनवन, आप इससे प्रश्न क्या पूछता, क्विनवन से क्या प्राप्त होता है, इथाइल अल्कोहल, यानी कि इथाइल अल्कोहल यानी कि मेथ एथ C2H5OH की प्राप्ति होता है, C2H5OH की प्राप्ति होता है। इसके अलावा इसमें क्विनवन में क्या चीज़ जीव आता है, ईस्ट चाहिए, क्या चीज चाहिए, ईस्ट चाहिए। यहाँ ध्यान दो बाबू, ईस्ट चाहिए, क्विनवन में ईस्ट चाहिए और इथाइल अल्कोहल की प्राप्ति होता है। बोलिए कोई दिक्कत है, आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण तो बता ही दिए हैं कि फिर से डिफिनेशन आप लिख सकते हैं प्रकाश संश्लेषण में कि सूर्य के प्रकाश में पेड़ पौधा भोजन जो बनाता है जिस प्रक्रिया के द्वारा, उसी को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न लगा दिया जाए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। देखिए, मनुष्य में ट्रेकिया में पाए जाते हैं, ट्रेकिया में क्या पाए जाते हैं, तो उपास्थि के बने पूर्ण वलय, इधर ध्यान दो, मनुष्य के ट्रेकिया में पाए जाते हैं, रे इधर ध्यान दो, बताया गया ये प्रश्न, मनुष्य के ट्रेकिया में पाए जाते हैं उपास्थि के बने पूर्ण वलय, उपास्थि के बने अपूर्ण वलय, क्यूटिकल के बने पूर्ण वलय, क्यूटिकल के बने अपूर्ण वलय। देखिए आप लोग ट्रेकिया चित्र देखे होंगे, इस तरह से चित्र था, उसमें जो होता है इस तरह से रहता है, उपास्थि मतलब हड्डी, ठीक ना। अब ये देखिए, ये पूर्ण वलय कैसे होता है, पूर्ण वलय इस रूप में रहता तो पूर्ण वलय, लेकिन ये इस रूप में नहीं रहता, इस रूप में रहता है, यानी कि अपूर्ण वलय रहता, आधा रहता है, इसलिए उपास्थि के बने अपूर्ण वलय रहता ट्रेकिया। ट्रेकिया क्या करता है, तो श्वसन में मदद करता है। ट्रेकिया के द्वारा कौन सांस लेता है, तो तिलचट्टा लेता है आपका ट्रेकिया के माध्यम से सांस, तिलचट्टा, कीड़ा मकोड़ा भी ट्रेकिया के माध्यम से ही सांस लेता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं। चलिए, मनुष्य कैसे लेता है सांस, फेफड़ा के द्वारा। अगला प्रश्न लगा दीजिए बाबू, रिकॉर्ड हो रहा है बाबू, क्योंकि स्पेस भी कम था, हो गया। आप देखिएगा अगला प्रश्न, एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन कैसे होता है, आपको बताया गया है। एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन कैसे होता है,
एक कोशिकीय शैवाल हो या एक कोशिकीय पौधा हो, सभी में जल का परिवहन विसरण के माध्यम से होता है। विसरण की है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जब पदार्थ का परिवहन होता है तो ओकरा विसरण कहते हैं, यानी कि विसरण इज द राइट आंसर, विसरण के द्वारा हो जाएगा। प्रासरण द्वारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना, प्राशन द्वारा ये की कहते हैं, तो निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जब यानी विलायक के कण प्रवेश करती है तो उसे हम प्रासरण कहते हैं। ठीक, जाइलम वाहिका द्वारा, जाइलम द्वारा जाता है बहुकोशिकीय में, बहु कोशिकीय, बहुकोशिकीय पौधा, बहुकोशिकीय पौधा में जाइलम के द्वारा और फ्लोएम के द्वारा काम होता है। चालनी नलिका, चलनी के कोई काम नहीं जा, ठीक ना। चलिए ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला लगा दिया जाए। चलिए देखें आप अगला क्या चला, पानी एवं घुलित खनिज का पौधों में स्थानांतरण कैसे होता। पानी एवं घुलित खनिज मतलब पानी और जो खनिज जो घुलल रहता है पृथ्वी के अंदर, ओकरा पानी में जो घुलल रहता है ओकरा में पौधा में स्थानांतरण कैसे होता है। तो अभी तुरंते बताया, पानिया और खनिजवा जल जाइलम यानी कि जाइलम के द्वारा जाएगा, जबकि खाद्य पदार्थ का संवहन यानी संचलन एक स्थान से दूसरे स्थान तक फ्लोएम के द्वारा जाएगा। अरे बतिया हुआ पानी और खनिज का, तब पनिया और खनिजवा जाएगा जो से जल और जो से जाइलम, याद भी रख सकता है लॉजिकवा। जाइलम कौन सी हो जाएगा, जाइलम नलिकाओं के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते, अगला प्रश्न आपके सामने में आ गया है, बोल चला कि है पौधे में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण यानी खाद्य पदार्थ एक स्थान से दूसरा स्थान तक कैसे जाता है। तो पौधा में खाद्य पदार्थ जाता है, अभी तुरंते बताए हैं, खाद्य पदार्थ फ्लोएम के द्वारा, जल एवं खनिज पदार्थ जाइलम के द्वारा। तो आपका ऑप्शन इसमें तो गड़बड़ा गया है। स्थानांतरण किस अच्छा किस रूप में होता है, चेंज है, कहेगा किसके द्वारा जाता है स्थानांतरण होता है, तो जाता है आपका फ्लोएम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा। किस रूप में संचित होता है यानी निर्माण होता है, वो सुक्रोज के रूप में होता है। क्या किस रूप में, सुक्रोज, सूत्र होता है C12H22O11। आगे बढ़ते हैं, चला अगला प्रश्न लगा दिया जाए। हो। अब देखिए कहता है इनमें कौन लैंगिक जनन की विधि है। तो देखिए विखंडन भी आपका लैंगिक जनन होता है, जनन में आप लोग पढ़ेंगे। मुकुलन भी लैंगिक जनन होता है और बीजाणु जनन भी आपका लैंगिक जनन होता है, यानी कि अलैंगिक जनन केकरा में होता है, जो मतलब अविकसित पौधा है, अविकसित पौधा में अलैंगिक जनन होता है, जो छोटा पौधा होता है वो अलैंगिक जनन उसमें होता है। ठीक, देखिए क्या प्रैक्टिकल क्या चुट्टा, लाओ इधर लाओ, देखो दिखा देते हैं। देखिए इसमें घोला है दूध, ठीक ना, और इस दूध को पिला रहा है किसको, इस दूध को पिला रहा है, इस दूध को पिला रहा है कि मक्खी को। देखिए बड़ा मक्खी लिया है, चुट्टा के उड़ गया, ठीक ना। ये सब भी बहुत करते रहता है, ठीक ना। सब चुट्टा कहीं का एकदम दिमाग लगाते रहता है, एकदम दिमाग लगाना चाहिए, सही जगह दिमाग लगाओ, खाली होने दिमाग नहीं लगाना, ठीक ना। और सब तो ठीक है, चलो आगे बढ़ाओ। अगला चला की है, कहता किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है। तब मुकुलन में जो होता है उसमें कलिका निकल जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मुकुलन आप लोग अभी जनन चैप्टर नहीं पढ़े हैं, इसलिए आप लोग को याद कर लेना मुकुलन। इसमें क्या होता है, इस तरह से रहता है और इस तरह से ये निकल जाता है, ये इस तरह से रहता है जीव, और यहाँ से ये कट के निकल जाता है मुकुलन के सेंस में, ठीक ना। तो मुकुलन में कलिका निकल जाती है। आप लोग देखते होंगे अलुआ में आप लोग देखते होंगे कलिग्राम निकल जाता है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला देखिए, पराग कोश में पाए जाते हैं परागकण। पराग कोश में क्या पाया जाता है? परागकण। देखिए आप रे भोपट, आप देखिए थोड़ा सा इस तरह से, इस तरह से ये आपका मान लीजिए क्या है? फूल है, और इसमें आपका इस तरह से देखते होंगे आप लोग रहता है, इस तरह से डंटी निकलल रहता है, इसमें कण रहता है, ठीक ना। ये आपका इस तरह से रहता है, ये दिख रहा है ना पूरा बाबू? इसको कहते हैं वर्तिका। अब एकरा कहते हैं पराग। एकरा ई जो है ना ये वाला, एकरा कहते हैं पराग कोश। क्या कहते हैं? पराग कोश। ये होता है पराग कोश। एकरा में जो कण रहता है ओकरा कहते हैं पराग कण। पराग कण। एकरा कहते हैं पुंकेसर। पुंकेसर। ये पराग कोश में पाया जाता है। तो पराग कोश में कौन चीज पाया जाता है? पराग कण। ऑप्शन नंबर गो इज द राइट आंसर। हाँ लाइए तो आप देख लीजिए, ये देखिए हम दे रहे हैं। चलिए हो गया है। हम समझा रहे थे थोड़ा सा ये पराग कोश एवं परागकण के बारे में। स्टोरेज फुल हो गया इसलिए वीडियो कट गया। फिर से हम थोड़ा समझा देते। कहता पराग कोश में पाए जाते हैं क्या चीज़? तो देखिए ये आपका हो गया, ये क्या हो गया आपका? ये फूल हो गया है। और फूल के ये जो ये होता है इसको कहते हैं वर्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं। और ये जो आपका वृंत होता है और इस तरह से निकला हुआ आप देखते होंगे फूल में, तो इसको हम पुंकेसर कहते हैं पूरा डंटिया के। और ये जो होता है ये गोल जैसन ये जो रहता है ये आपका क्या रहता है? इसको हम लोग कहते हैं पराग कण। ये पराग कोश कहते हैं। क्या कहते हैं? पराग कोश। एकरा अंदर छोटका छोटका कण रहता है। एक कण को छोटका छोटका कण को एक कण जो है एकरा कहते हैं पराग कण कहते हैं। पराग कण कहते हैं। अब हम थोड़ा सा दिखा देते हैं। किताब में भी देखिए चित्र कैसे बना हुआ है। ये आपका ये फूल है आपका, ठीक। इस तरह से ये वृंत है आपका। ये देखिए ये वृंत है, जैसे कि जिसको हम फूल पकड़ के किसी को देते हैं ना कि कह लीजिए आई लव यू, ठीक ना। किसी को हम एक्सेप्ट करते थे हेवला पकड़ के दे देते हैं, वो हेवला पकड़ता है, ठीक ना। तो ये हो गया आपका वृंत, जगरा पकड़ के देते हैं। उसके बाद जिस पर ये फूल बैठल रहता है, आदमी जगरा पर बैठता है ओकरा कहते हैं आसन। तब फूल जगरा पर, फूल को कहते हैं पुष्प। तब पुष्प के जगरा पर बैठ गया ओकरा कहते हैं पुष्पासन। तो ये हो गया पुष्पासन, ठीक ना, जिस पर बैठा है। उसके बाद ये बाहर वाला रहता है जो छिलका रहता है उसको कहते हैं बाह्यदल पुंज। चित्र अच्छा से दिख रहा है बाबू रे? चित्र। उसके बाद देखिए ये होता है पंखुड़ी होता है, जगरा हम ऐसे नोच देते हैं, करो मुंह पर छीट देते हैं, चुमा देते हैं, ले, ठीक ना। तो वो आपका पंखुड़ी। और उसके बाद जो होता है ये ऊपर में आपको बता दिए हैं वर्तिकाग्र होता है। और फिर उसके नीचे यहाँ थोड़ा सा होता है, इसको कहते हैं वर्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊपर में वर्तिकाग्र और नीचे में वर्तिका होता है। ये सब स्त्री का भाग होता है। और ये होता है पुरुष वाला भाग। पुंकेसर पुरुष पुंकेसर पो जगरा में लगल है पुरुष वाला। आ स्त्री वाला में आ जाता है ये स्त्री वाला में वर्तिकाग्र आ जाता है, वर्तिका आता है और जयांग आता है, तीनों आ जाता है स्त्री केसर में, ठीक ना। तो पराग कोश किस में पाया जाता है? पराग कोश में पाया जाता है परागकण। आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चला अगला प्रश्न लगा दिया जाए, इसको रख दो अब। चलिए अगला प्रश्न चला। अगला प्रश्न है, अच्छा ये मिटाने के लिए आया था, हम हाथे से मिटा रहे हैं, तो ठीक ना। चला कितना ध्यान रखता है सब। चलिए अब जो है चला कहता है किसी जीव की जीनी संरचना कहलाता है। कोई भी जीव का उसका संरचना जो होता है ना उसको जीनोटाइप कहते हैं। क्या कहते हैं? जीनोटाइप कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यानी कि जीन प्रारूप या जीनोटाइप, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न है
मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले किस पौधे का चयन किया? तो मेंडल ने मटर यानी कि गांव देहात में छिमरी भी कहते हैं, तो छिमरी का प्रयोग किया था, मटर यानी कि साधारण मटर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अड़हुल नहीं, सहतूत नहीं, गुलाब नहीं, यानी कि मटर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पूछा जाता है, बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं, चला रहे अगला प्रश्न लगा दो। चलिए अगला प्रश्न क्या किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाला होता है, तो जो ऊर्जा को ग्रहण करता है उसको उत्पादक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। जैसे कि पेड़ पौधा आप देखते हैं ना, तो ये होता है आपका क्या चीज? उत्पादक होता है। यानी कि जो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करता, जो ग्रहण करेगा, पेड़ पौधा ऊर्जा को सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा लेता है ना, तो ये क्या कहलाता है? उत्पादक कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्पादक कहलाता है। अब इसका उपभोग करने वाला बहुत को होता है, ठीक ना। अब उपभोक्ता में प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता आ जाता है, ठीक ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्पादक इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लगा दिया चला 43 नंबर। चलिए प्रश्न संख्या 43 आ गया। कहता है कि निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? उत्पादक है आपका उत्पादक क्या हो जाएगा? घास आपका हो जाएगा उत्पादक। क्या हो जाएगा? सर्प नहीं, मेढक नहीं, ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर समझते हैं आप? वेरी गुड, मिटा दिया। ग्रास हॉपर समझते हैं आप? ग्रास हॉपर जो होता है उसी को, जैसे कि आप लोग गांव देहात में कहते हैं आँख फरबा गया है, ठीक ना, वही होता, उसी को इंग्लिश में कहते हैं ग्रास हॉपर। तो घास आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अभी तुरंत बताएं पेड़ पौधा जो है वो आपका किस में आता है? उत्पादक के रूप में आता है, तो घास आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चला आगे बढ़ते हैं। अगला कहता हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है, किसके द्वारा? तो जितना भी काम होता है चला वो तंत्रिका तंत्र के माध्यम से होता है। क्या कर माध्यम से? तंत्रिका। वाह सुंदर बना दिया, वेरी गुड। ओकरो मेटा के देख तो चला, ठीक ना। अब ये थोड़ा सा इधर आते हैं, चलवा थोड़ा बदमाशी कर रहा है, अच्छा ही कर रहा है, नहीं बदमाशी नहीं कर रहा, अच्छा कर रहा है, ठीक ना। चलिए देखिए, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। कैसे होता है? तो तंत्रिका तंत्र एवं रसायनों के द्वारा, यानी कि दोनों के द्वारा ये होता है। ऑप्शन नंबर गो इज द राइट आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ अगला आ गया है एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? एब्सिसिक एसिड ये पेड़ पौधा में पाया जाता है, ठीक ना। पेड़ पौधा में ये हार्मोन है। ये क्या है? ये हार्मोन है। ये क्या है? हार्मोन है। कैसा हार्मोन है ये आपका पेड़ पौधा वाला हार्मोन है। ये क्या करता है? वृद्धि रोधक, यानी कि वृद्धि को रोकता है। वृद्धि को क्या करता है? रोकता है। चलिए उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। चलिए इसको मिटा दिया जाए, मतलब आगे बढ़ा जाए। चलिए हो गया है। चलिए ये लास्ट प्रश्न था, चला ये आपका लास्ट प्रश्न था। उम्मीद का 45 प्रश्न कुल बताया गया है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा सेशन, आप लोग अच्छे से देखे होंगे। और यदि आपको अच्छा लगा तो आप लोग लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए जरूर ये कैसा लगा। आपके लिए एक प्रश्न रहता है, आपके लिए एक प्रश्न क्या है, आप लोग बना के लाइएगा, यानी कि कमेंट कीजिएगा, बना के लाइएगा नहीं। आप लोग का प्रश्न है कि एल्केन का सूत्र क्या होता है? एल्केन लिख के आप लोग लाइएगा। एल्केन का सूत्र क्या होता है? तो एल्केन का आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, ठीक। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग मैसेज कर दे, कमेंट कर दीजिएगा। आज यहीं तक रहने देते, चला आज करवाएं तक। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।